आदाब, नमस्कार। मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। आप देख रहे हैं हमारी आवाज़। पिछले कुछ बरसों में जब भी शरीयत, 3 तलाक और अयोध्या मामले का जिक्र हुआ तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को लेकर भी विवाद गहराता गया। क्या वाकई मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपने फैसलों को लेकर पहले के मुकाबले अब सख्त हो रहा है? क्या बोर्ड मुस्लिम पर्सनल लॉ का तहफ़्फ़ुज़ सही तरीके से कर पा रहा है? और क्या वाकई बोर्ड के अंदर भी अब कई मुद्दों पर उनके सदस्यों में इख्तलाफात जो है वो सामने नजर आने लगे हैं? आज इन्हीं तमाम सवालों पर हम बात करेंगे और इन्हीं सवालों को टटोलने की कोशिश करेंगे हमारी आवाज़ में। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यानी वो इदारा जिसका दावा है कि मुस्लिमों के मजहबी मसलों को शरीयत के एतबार से उसके जरिए सुलझाया जाता है। पिछले कई दशक से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपना काम कर रहा है, लेकिन 1985 और 2017 में उठे 3 तलाक के मुद्दे के साथ साथ अयोध्या मसले पर हुई राजनीति ने इस संस्था को जबरदस्त सुर्खियों में ला दिया। कई विवादों से पर्सनल लॉ बोर्ड का नाम जुड़ा तो 3 तलाक के मुद्दे पर देश की सबसे बड़ी अदालत में बोर्ड को हार का मुंह देखना पड़ा। ऐसे में सवाल खड़े होने लगे कि क्या पर्सनल लॉ बोर्ड सही मायनों में शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करता है? क्या वाकई मुसलमानों के बीच पर्सनल लॉ बोर्ड का अपना वक़ार कायम है? क्या मुसलमान अपने शरई मसलों पर पर्सनल लॉ बोर्ड की बातों को मानते हैं? और क्या अपनी इब्तिदा से अब तक बोर्ड मुसलमानों को आगे बढ़ाने को लेकर अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से निभाता आया है? इन तमाम सवालों के जवाब लेना ज़रूरी है। पर्सनल लॉ बोर्ड हिंदुस्तान के मुसलमानों का एक वाहिद ऐसा इदारा है जिस पे पूरी हिंदुस्तान के मुसलमान एतमाद रखते हैं। मगर हाल ही में जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो एक पहचान है उसको कहीं ना कहीं धक्का पहुंच रहा। ख़ासकर ये बॉडी ज़्यादातर उलमा कराम की बॉडी है। बहुत से भी लोग हैं, मैं भी उसका मेंबर हूँ। यहाँ कहीं ना कहीं उलमा में इज्तिमाइयत छोड़कर इनफरादियत की तरफ बहुत अहमियत दी जा रही है, मुझे ऐसा लगता है। इससे पहले भी जब शाबानो केस हुआ था तब भी मुसलमानों ने उसकी कामयाब नुमाइंदगी की और उसमें कामयाबी हासिल की। और आज भी तमाम हिंदुस्तान के जितने मुसलमान हैं वो तमाम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर पूरा कामिल एतमाद करते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर हिंदुस्तान का सारा मुसलमान आँख बंद करके यकीन करता है और उन्हीं की दी गई हुई गाइडलाइन पर अमल करता है। और इसमें जितने रुकन हैं, चाहे वो हज़रत मौलाना राबे नदवी साहब हो, वली रहमानी साहब हो और हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन उवैसी साहब हो, इन तमाम के स्टैंड के साथ मुसलमान हिंदुस्तान का जुड़ा हुआ है और उनकी दी हुई गाइडलाइन पर ही मुसलमान हिंदुस्तान में अमल कर। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है ये हिंदुस्तानी मुसलमानों की एक नुमाइंदा जमात है जो 1973 से लेकर आज तक मुस्लिम इशूज़ के लिए बाकायदा, चाहे कोर्ट हो या सरकार के ख़िलाफ़ हो, मुसलमानों के इशूज़ पर हमेशा वो जद्दोजहद करती रही है और उसे कामयाबी मिलती रही है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कब बना और क्यों उसकी ज़रूरत पड़ी, ये सब जानने से पहले ये भी जानना ज़रूरी है कि आखिर पर्सनल लॉ होता क्या है और शरीयत का मसला इस्लाम में है क्या। क्या होता है मुस्लिम पर्सनल लॉ? मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत पर आधारित होता है। मोटे तौर पर कहा जाए तो शरीयत कुरान में बताई गई बातों के साथ साथ इस्लाम के आखिरी पैगंबर मोहम्मद साहब की शिक्षाओं और प्रथाओं का रूप है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 भारत के सभी नागरिकों को कानून का समान संरक्षण देता है। लेकिन जब बात निकाह, तलाक, विरासत जैसे मुद्दों की आती है तो मुसलमानों के ये मुद्दे मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत आते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ की शुरुआत साल 1937 में हुई थी। कैसे बनी शरीयत? अरब में इस्लाम के बतौर मजहब आने से पहले वहाँ एक कबीलाई समाज था। कबीलों में जो नियम और कानून थे वो लिखे हुए नहीं थे। इन कानूनों में वक्त के साथ बदलाव की ज़रूरत महसूस हुई तो बदलते गए। इस्लाम आने के साथ साथ ही कबीलाई रीति रिवाजों पर कुरान हावी हो गई। कुरान में लिखे
और मोहम्मद साहब के बताए तरीकों को शरीयत के तौर पर जाना जाता है। भारत में कैसे लागू हुआ मुस्लिम पर्सनल लॉ? भारत में मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट साल 1937 में पास हुआ था। इसके पीछे का मकसद भारतीय मुस्लिमों के लिए एक इस्लामिक कानून कोड तैयार करना था। उस वक्त भारत पर शासन कर रहे अंग्रेजों की कोशिश थी कि वो भारतीयों पर उनके तहजीबी नियमों के मुताबिक ही शासन करें। तब से मुस्लिमों के शादी, तलाक, विरासत और पारिवारिक विवादों के फैसले इस एक्ट के तहत ही होते हैं। एक्ट के मुताबिक जाती मामलों में सरकार दखल नहीं कर सकती। सिखों में अकाल तख्त मजहबी मामलों को देखता है। क्या भारत में पर्सनल लॉ मुसलमानों के लिए ही है? भारत में सिर्फ मुसलमानों में ही पर्सनल लॉ नहीं है, बल्कि दूसरे मजहबों में भी ऐसे कानून बनाए गए हैं। देश में अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग सिविल कोड है। उदाहरण के तौर पर 1956 का हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम। इसके तहत हिंदू, बुद्ध, जैन और सिखों में विरासत में मिली संपत्ति का बंटवारा होता है। इसके अलावा 1936 का पारसी विवाह तलाक एक्ट और 1955 का हिंदू विवाह अधिनियम इसके उदाहरण हैं। अब सवाल ये कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कब और किस मकसद से बना? दरअसल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक एनजीओ के तौर पर काम करता है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड 1972 में वजूद में आया। मौजूदा वक्त में बोर्ड में एक अध्यक्ष, 5 उपाध्यक्ष, एक महासचिव, 4 सचिव, 1 कोषाध्यक्ष और 39 सदस्य हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुस्लिमों के शरिया कानून के हिसाब से काम करता है। इस संस्था में ज्यादातर मुसलमानों के तीनों ही बड़े इस्लामी इदारों देवबंद, नदवा और बरेली के लोग जुड़े हुए हैं। संस्था में एक महिला सदस्य डॉक्टर अस्मा के साथ ही दूसरे रूप में 25 औरतें भी जुड़ी हुई हैं। संस्था के मौजूदा अध्यक्ष मौलाना राबे हसनी नदवी के अलावा उपाध्यक्ष, सचिव और सदस्य के रूप में मौलाना कल्ब सादिक, एडवोकेट जफर याब जिलानी, असदुद्दीन ओवैसी, कमाल फारूकी, मौलाना महमूद मदनी और मौलाना राशिद फिरंगी महली भी जुड़े हुए हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और विवाद। मौजूदा दौर में रह रहकर ऐसे मामले सामने आते रहे हैं जब बार बार बोर्ड और हुकूमत के दरमियान कई मसलों पर टकराव नजर आता है। खासतौर पर 3 तलाक और राम मंदिर मुद्दे पर बोर्ड का रवैया बड़ा सख्त रहा। हालांकि इतिहास देखें तो नजर आता है कि पहले भी कई मामलों में बोर्ड अपना एतराज जताता रहा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुस्लिम महिलाओं के लिए तलाक के शरिया नियमों में किसी बदलाव की हमेशा मुखालफत की। 1978 में शाहबानो प्रकरण में मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को शरिया विरोधी बताकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मानने से इनकार कर दिया था। बाद में 1984 में बहुमत पाकर राजीव गांधी की कांग्रेसी सरकार ने उलेमाओं और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के दबाव में 1986 में संसद में कानून लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया था। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हमेशा से राइट ऑफ चिल्ड्रन फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 की मुखालफत करता रहा। बोर्ड के लोगों का इस सिलसिले में मानना था कि इससे मुस्लिम बच्चों को स्कूली तालीम ज़रूरी होगी और मदरसों पर इसका असर पड़ेगा। सबसे बड़ा मसला 3 तलाक के मुद्दे पर टकराव को लेकर रहा और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने एक साथ दी जाने वाली 3 तलाक को बैन कर दिया। हालांकि अभी भी ये मामला पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ क्योंकि लोकसभा में कानून बनने के बाद अब राज्यसभा में बिल है। हालांकि इस सब के बीच मॉडल निकाहनामा भी बोर्ड की तरफ से लागू कर दिया गया, जिसमें अब एक साथ 3 तलाक न देने की बात पर दस्तखत करने होंगे। तलाक़ सलासा से मुताल्लिक़ मरकज़ी हुकूमत के मुजव्वज़ा बिल पर सख्त रद्द अमल का इजहार इस इजलास में किया गया और इजलास का ये एहसास रहा कि ये मुस्लिम ख़वातीन के लिए दुश्वारियाँ पैदा करने वाला है। ये बिल शरीयत और आईन हिंद से टकराने वाला है। इस बात पर भी जोर दिया गया कि ख़वातीन में दीनी शऊर बेदार करने के लिए ख़वातीन के इज्तिमाआत तसलसल के साथ मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में किए जाएँ। एक साथ 3 तलाक देना इस्लाम में बहुत ही नापसंदीदा है, गुनाह है और इसको बोर्ड रोकने की कई कोशिशें कर रहा है। एक तो बोर्ड ने जो अपना निकाहनामा बनाया है उसमें अहद लिया है मर्द से कि वो एक साथ अपनी बीवी को 3 तलाक नहीं देगा। दूसरे बड़े पैमाने पर मस्जिद समाज सुधार की तहरीक चलाई जा रही है।
पर्सनल यानी शरीयत में मुसलमानों का यकीन है, इसमें कोई दो राय नहीं। भारत में चलने वाली शरई अदालतों में आने वाले मामलों को देखकर भी ये समझा जा सकता है जहां निकाह, तलाक और दूसरे पारिवारिक मसले सुलझाए जाते हैं। लेकिन आज भी हिंदुस्तान में ऐसे मुसलमानों की तादाद भी बहुत ज़्यादा है जो इन तमाम मामलों को लेकर भी अदालत का रुख करते हैं और यहीं से उनको इंसाफ मिलता है। हमारी आवाज में वक्त हो गया एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि आखिर वो कौन कौन से मुद्दे रहे जिन पर बोर्ड सख्त रहा, ऐसे मुद्दे जो नरमी से भी सुलझाए जा सकते थे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत, इस्तकबाल। आप देख रहे हैं हमारी आवाज। 3 तलाक और राम मंदिर का मुद्दा ही नहीं बल्कि और भी कई ऐसे मुद्दे रहे जिनकी मुखालफत लगातार बोर्ड करता रहा। इस सब के बीच मौजूदा दौर की मुश्किल अयोध्या मुद्दे को लेकर खड़ी हुई, जिसमें मौलाना सलमान नदवी की श्री रविशंकर से मुलाकात के बाद विवाद बढ़ गया। बोर्ड की हैदराबाद में हुई बैठक में सलमान नदवी को बाहर कर दिया गया तो अयोध्या मामले में बोर्ड ने अपना प्रस्ताव पास कर दिया कि मस्जिद अल्लाह का घर है, जो क़यामत तक मस्जिद रहेगी, इसको किसी को नहीं दिया जा सकता। बाबरी मस्जिद के सिलसिले में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई है कि ये मस्जिद है और जिस जगह एक दफ़ा मस्जिद बन जाती है वो क़यामत तक के लिए मस्जिद रहती है। मस्जिद के सिलसिले में जब भी हिंदू मजहबी रहनुमाओं की तरफ से मुसालहत की पेशकश हुई, बोर्ड ने कभी इनकार नहीं किया बल्कि उनसे मुनसिफाना और बाइज़्ज़त हल पेश करने का मुतालबा किया। लेकिन उन तमाम का हमेशा एक ही जवाब रहा कि मुसलमान यकतरफा तौर पर मस्जिद से दस्तबरदार हो जाएं, मगर मुसलमान ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि किसी मस्जिद को गैरुल्लाह की इबादत के लिए देना कतन हराम है और शरीयत में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। पर जो स्टेटेड पोजीशन पर्सनल लॉ बोर्ड कर रहा है, वर्किंग कमेटी का रेजोल्यूशन है कि किसी से बातचीत नहीं होगी, तो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। हमें उनके फार्मूले पे कोई तबसरा नहीं करना है। हम मस्जिद को किसी को दे नहीं सकते, हमको इख्तियार नहीं है। मुसलमान मस्जिद किसी को दे नहीं सकता, मुसलमान को इख्तियार ही नहीं है, ना सुन्नी वक्फ बोर्ड दे सकता है, उसको तो कानून से पाबंदी। जो हमारे इस वक्त मुल्क में बाबरी मस्जिद का मसला चल रहा है, ज़ाहिर है वो मसला इस्लामी नुक़्ता नज़र से बड़ा अहम मसला है। इसलिए कि बाबरी मस्जिद हो या हिंदुस्तान में या ज़मीन पर कोई भी मस्जिद हो, अल्लाह के घर से जब वो मस्जिद बन चुकी है तो वो क़यामत तक के लिए मस्जिद है, उसमें किसी तरह की तब्दीली हरगिज़ शरअन जायज़ नहीं है। जब मस्जिद में किसी और जायज़ काम के लिए तब्दीली जायज़ नहीं है तो वहाँ मंदिर बनाने की कहाँ से इजाज़त हासिल हो सकती है। हिंदुस्तान में आखिरी मुसलमान रहेगा, एक बच्चा भी रहेगा तो इस बात को नहीं मानेगा, बल्कि ये कोशिश करेगा कि वहाँ जुल्म और सितम कर कर मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाई गई है, दोबारा वहाँ मस्जिद तामीर हो। वो कोई ऐसी लैंड नहीं है, कोई ऐसी ज़मीन नहीं है जिस पर कब्ज़ा किया गया था। उसके पूरे दस्तावेज़ाती सबूत मस्जिद बनने से लेकर आज तक उसके हमारे पास हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि इंसाफ की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट पर फैसला हो। और सुप्रीम कोर्ट में भी कहा कि ये हम अकीदे की बुनियाद पर या किसी के एहसासात की बुनियाद पे नहीं, बल्कि सबूतों की बुनियाद पे हम ज़मीन का फैसला करेंगे। अयोध्या मामले में विवाद बढ़ा तो सलमान नदवी ने भी अपनी बात रखी और खुद को अमन और भाईचारे की पैरवी करने वाला बताया। यही नहीं, सलमान नदवी पर समझौते के लिए रिश्वत को बढ़ावा देने के भी आरोप लग गए। नदवी पर 500 करोड़ और राज्यसभा सीट मांगने का भी इल्जाम लगा, जिसको लेकर फिर से विवाद बढ़ा। सलमान नदवी साहब से हमारी 5 फरवरी को 9:45 पर नदवा कॉलेज में मुलाकात हुई थी। उन्होंने हमसे राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के मामले में कहा था आप अपना लिखित प्रस्ताव दे दें, तो उनके कहने पर हमने प्रस्ताव उनको दिया था और वो प्रस्ताव की कॉपी हमने सबको भेजी थी। सलमान नदवी साहब अयोध्या में एक नया मक्का बनाना चाहते हैं, अयोध्या का इस्लामीकरण करना चाहते हैं। इस वजह से उन्होंने 200 एकड़ जमीन, राज्यसभा की सदस्यता और हजारों करोड़ रुपए मांगे थे। हमारे पास तो कुछ है नहीं देने के लिए। उन्होंने हमारे माध्यम से बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और जो हिंदू पक्षकार हैं उनसे कहा था आप उनसे दिलवाइए। तो हम कहाँ से करा सकते हैं, आज तक हमने कोई चंदा तो लिया नहीं है।
किसी से कुछ मांगा नहीं। सालों से हम राम जन्मभूमि की सेवा में लगे हुए हैं और ये भागवत गीता के ऊपर हाथ रख करके कह रहे हैं कि मैं उनके से मैं मिला था और उनसे चर्चा हुई थी, उन्होंने प्रस्ताव माना था, सारी बातचीत हुई। हम लोग ये बात कह रहे हैं। अब ये कैसी घटिया बात के साथ पैसों का सौदा, अरे पैसों का सौदा तुझसे करेंगे, वो फला में तो नाम भी नहीं जानते इस बंदे का, चेहरा भी नहीं देखा, और अगर ये आ गए होंगे तो जैसे घर में बिल्ली आ जाती है, कोई चूहा आ जाता है, वैसे ही आए होंगे। इससे ज्यादा मेरे नजदीक ऐसे लोगों की हैसियत नहीं जो झूठ बोलते हो और धड़ल्ले से झूठ बोलते हो। इसलिए मैं सिर्फ अल्लाह से कहूंगा, ए अल्लाह झूठे को तबाह कर दे, ए अल्लाह ऐसे झूठे और इल्जाम लगाने वाले लोगों की जबान तराश दे, ए अल्लाह आखिरत की जहन्नम से पहले दुनिया की जहन्नम में उन्हें झोंक दे। जिस तरीके के एक दूसरे पे आरोप लग रहे हैं, इसी को मद्देनजर रखते हुए जब भी बातचीत की कोशिशें की गई हैं, जिसने भी की हैं, उस पर इसी तरीके के इल्ज़ामात लगे हैं, जिसकी की वजह से ये मसला हल नहीं हो पाया। सलमान नदवी साहब इतने हल्के आदमी नहीं है। एक बात मैं आपको बता दूं, सलमान नदवी बहुत बड़े आलिम दीन है, ठीक है, उनसे एक इज्तिहादी गलती हो गई, एक सोच उनकी कहीं ना कहीं उल्टी पड़ गई। मेरा मानना ये है कि वो इस तरह की हरकत तो नहीं कर सकते कि पैसा मांगे। मुल्क भर में कई ऐसी तंजीमें हैं जो मुसलमानों के लिए अलग अलग तरीके से काम करती है। कई बड़ी मुस्लिम तंजीमों से जुड़े हुए लोग ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में सदस्य हैं। यही वजह है कि आम मुसलमान के बीच अब ये भी सवाल पैदा हो रहे हैं कि 3 तलाक और अयोध्या मामले पर जिस तरह से टकराव बढ़ा है और विवाद सारे देश के सामने आया, क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस विवाद को टाल सकता था? हमारी आवाज में वक्त हो गया एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो आपको दिखाएंगे कि कौन कौन से वो इश्यूज हैं जिनको लेकर के बोर्ड के सदस्य आपस में उलझ जाते हैं। क्या वाकई अब बोर्ड कई मुद्दों को लेकर सख्त हो रहा है? ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत। इस्तकबाल, आप देख रहे हैं हमारी आवाज। सलमान नदवी के बोर्ड के साथ हुए विवाद से बोर्ड के मुखालिफिन को एक बार फिर बोलने का मौका लग गया है। अब वो ये कह रहे हैं कि बोर्ड के अंदर बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिनको लेकर इख्तलाफात बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। क्या वाकई ऐसा है? आइए देखते हैं। पर्सनल लॉ बोर्ड साफ कर चुका है कि अदालत से बाहर फैसला अब मुमकिन नहीं। ऐसी संस्थाओं के लोग भी पर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़े हैं जो अयोध्या मामले में कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे में मामला गर्माता रहा, लेकिन सवाल यही कि क्या आम मुसलमान भी पर्सनल लॉ बोर्ड पर उतना ही एतमाद रखता है? क्योंकि पर्सनल लॉ बोर्ड के जरिए मुल्क भर में दारुल क़ज़ा चलाए जाते हैं जो तलाक, शादी या घर परिवार के मामलों को शरीयत के एतबार से सुलझाते हैं। वह हैदराबाद में हुई बोर्ड की बैठक को लेकर समाज के भीतर से ये सवाल भी खूब उठाए जा रहे हैं कि क्या बैठक के पीछे MIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का सियासी मफाद भी छिपा था, और क्या ओवैसी ने ही अपने सियासी मफाद के लिए इस बैठक को हाईजैक किया? क्योंकि 3 रोज तक चलने वाली बैठक का पूरा जिम्मा ओवैसी ने उठाया। खाने पीने से लेकर रहने के इंतजाम तक MIM के लोगों ने किए। ऐसे में जानकार मान रहे हैं कि सब कुछ 2019 के आम चुनाव के मद्देनजर किया गया। भाई इस हिसाब से मेरा कोई इख्तलाफ नहीं है। जब मालूम हो जाएगा कि मुल्क को वो एक पॉलिटिकल लीडर हैं, उनका एक उनकी एक अलग पर्सनालिटी है और वो उनकी पॉलिटिक्स है, वो करने दे हमें किसी से। और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वहाँ इजलास करना वो हो सकता है अच्छे मकसद से किए होंगे, मगर ये देखना चाहिए था कि किसी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कोई पॉलिटिकल पार्टी से मुंसलिक होना नहीं चाहिए। अगर आप नहीं चाहते तो भी अगर वो जिस तरह से ये किया गया, अगर आपकी नीयत साफ भी है तो इंडिकेशन पॉलिटिकल कोई ना कोई एडवांटेज लेता है, ये नहीं करना था। बोर्ड का इस्तेमाल तो जिस दिन इजलास हैदराबाद में अनाउंस हुआ था उसी दिन हम लोगों ने ये बात कह दी थी कि ये पूरा का पूरा राजनीतिक से प्रेरित है। जब असदुद्दीन ओवैसी ने अपने यहाँ उनको दावत दी थी तो ये हिंदुस्तान के मुसलमानों को बात समझ में आ गई थी। और उसका जो साक्ष्य मैं आपको बता दूं, जब मौलाना वली रहमानी उठ के अपने बयान को लोगों के सामने, बोर्ड के जो मेंबरान और जो वहाँ के मौजूद लोग थे उनके सामने शुरू करा, तो उन्होंने कांग्रेस के 4 नेताओं का शुक्रिया करा। तो आप समझ सकते हैं कि वो किस तरह से मुसलमानों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। बीजेपी को चाहिए कि अपना बाजा बजाना बंद करे,
अपने जो एजेंट हैं या उनके जो जोकर हैं उनसे पूरी कोशिश करना बंद कर दें। हाँ, आपने अपनी सीटें बढ़ाने के लिए इसको आस्था का मामला बनाया, मगर क़ानून इसको आस्था की ऐनक लगाकर फैसला नहीं करने वाला है और वो कल बात कही भी दी गई है। ओवैसी की अपनी ज़मीन हैदराबाद तक महदूद है। वो चाहते हैं कि उत्तर भारत में भी या भारत भर में वो अपना पैर पसारने की जो कोशिश कर रहे हैं उसमें वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये उनकी भूल है। ये बात सच है कि पर्सनल लॉ सिर्फ मुसलमानों में ही नहीं बल्कि अलग अलग मजहब के अपने रीति रिवाज भी है जिसको पाबंदी से फॉलो करते हैं। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मामलों में नजर आता है कि कई मामले अगर नरमी के साथ सुलझाए जाते तो शायद बेहतर हो सकता था, लेकिन बोर्ड ने अपनी सख्ती से इनको सुलझने नहीं दिया। हालांकि ये भी सच है कि बोर्ड के साथ एक मुस्लिम आबादी है जो शरिया एतबार से उन पर यकीन रखती है, लेकिन ये भी सच है कि बोर्ड की कोई कानूनी हैसियत या फिर उनके प्रस्ताव का कानूनी तौर पर असर भारत में नहीं है। कॉमन सिविल कोड की भी मुखालफत बोर्ड लगातार करता रहा। बोर्ड दूसरी मुस्लिम संस्थाओं के मुकाबले समाज में ज़्यादा असर रखता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सवाल ये भी उठते हैं कि क्या बोर्ड के काम वाकई मुस्लिम समाज को आगे बढ़ाने के लिए होते हैं? क्या वक्त और हालात को देखते हुए बोर्ड को अपने काम करने के तरीक़ों में बदलाव लाने की ज़रूरत नहीं? क्योंकि इदारा कोई भी हो, अगर मकसद नेक होने के बावजूद भी समाज में अपना असर पूरी तरह से ना छोड़ पाए और बार बार मुद्दों पर विवाद पैदा हो तो फिर सोचना ज़रूरी है। जब विवाद होगा तो बदनामी होगी और टकराव से किसी भी मसले का हल नहीं निकलेगा, इस बात को सब जानते हैं। ऐसे में सोचना दोनों पक्षों को पड़ेगा। पहला पक्ष ये सोचे कि किसी के मजहबी मामलों में मुदाखलत ना हो, इसके साथ साथ दूसरे पक्ष को भी ये समझदारी दिखानी होगी कि ज़िद और टकराव के हालात पैदा ना हो। जाहिर तौर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सभी मुसलमानों की रहनुमाई नहीं करता, ना ही बोर्ड की कोई कानूनी हैसियत है, लेकिन बोर्ड के फैसलों का शरई एतबार से असर होता है और मुसलमानों में इसको माना भी जाता है। लेकिन बढ़ते विवादों की वजह से बोर्ड को कई बार सवालों के जवाब देने पड़ते हैं, या फिर कहा जाए बोर्ड कई बार सवालों के घेरे में आ जाता है और उसकी साख पर बट्टा भी लगता है। ऐसे में ज़रूरत इसी बात की है कि शरई तौर पर मुस्लिम समाज की नुमाइंदगी करने वाली संस्था ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है तो सही, लेकिन उसे समाजी एतबार से अब खुद में बदलाव लाने की ज़रूरत है ताकि इसका असर समाज में ज़्यादा से ज़्यादा हो सके और विवादों पर पूरी तरीके से रोक लग सके। इसी के साथ हमारी आवाज़ को हम यही ख़त्म करते हैं। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब, नमस्कार।